अब ये इसलिए बढ़ रहा है कि हमारी सप्लाईज कम हुई है, मैंने एक तो आपको बताया, दूसरी हमारी डिमांड बढ़ी है। उस तरह से कभी मुदाखलत नहीं की किसी भी वाई इलेक्शन में जैसे माजी में होती थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, कल पंजाब में एक और ज़िमनी इंतखाब हुआ और ये ज़िमनी इंतखाब भी कुछ मुख्तलिफ ना था इन्हें 133 और डस्का इलेक्शन से। लग तो कुछ यूँ रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर ज़्यादा वोट हासिल करेंगे, हुक्मरान जमात है, और हमने माजी में भी कुछ ऐसे ही देखा कि ज़िमनी इंतखाब में हुक्मरान जमात ही कामयाब होती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि माजी के मामलात अब यहाँ पर कुछ गलत साबित हो रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, जानने से पहले आपको बताऊँ कि ये हल्का खानेवाल का PP 206 जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के निशात डाहा के इंतकाल के बायस ये सीट खाली हुई। उनकी एरिया ने PTI के टिकट पर लड़ने का फैसला किया, लेकिन उनको शिकस्त हुई और मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीत गई। और वोटों का फ़र्क बहुत ज़्यादा तो नहीं था क्योंकि 47,649 वोट नून लीग के राना मोहम्मद सलीम ने हासिल किए और PTI की नौरीन निशात डाहा ने 34,030 वोट हासिल किए। लेकिन सवाल ये है कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि जब शाइस्ता परवेज़ मलिक जीती थी यानी 133 में, तो 2 पॉइंट्स रखे गए थे हुकूमत की जानिब से कि पहला तो हम नहीं थे इसलिए ये वन साइडेड हुआ, 80% वोट बैंक तो वैसे ही नज़र नहीं आया। दूसरा, सिंपैथी वोट मिला था शाइस्ता परवेज़ मलिक को। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि नौशीन डाहा को सिंपैथी वोट भी नहीं मिला। क्या वजह है कि पंजाब हुकूमत उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही, कि अवाम का एतमाद ख़त्म हो रहा है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि 2023 में क्या हुआ, 2023 में क्या होगा? अगर आज ज़िमनी इंतखाब में हुक्मरान जमात नहीं जीत पा रही तो 2023 में ये वोट बैंक कैसे हासिल करेंगे, कैसे वोट लेंगे, कौन सी ऐसी बातें होंगी, कौन से ऐसे दावे होंगे जो किए जाएंगे एक दफ़ा फिर आवाम से और वोट हासिल किया जाएगा? इन सवालात को मैं उठाऊंगी। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अली गौहर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। इमरान याकूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। लेकिन गुफ्तगू आगाज़ में करना चाहूँगी नदीम कुरैशी साहब से। कुरैशी साहब, पहले बहुत सारे आप लोगों ने मामलात रखे जी, NA 133 में आपने कहा कि जी हम नहीं थे इसलिए देखें लोग बाहर नहीं निकले, लोगों ने अपना बड़ा वोट बैंक था जो कि नज़र नहीं आया। फिर वो आपने ये भी कहा कि सिंपैथी वोट मिला शाइस्ता परवेज़ मलिक को। लेकिन यहाँ पर तो नौशीन डाहा ने आपके टिकट पर इलेक्शन लड़ा, उसके बावजूद उनको वोट नहीं मिला, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज करूं, चूंकि मैं भी साउथ पंजाब से हूं और मुल्तान के साथ ही जिला खानेवाल है, मैं शायद किसी और शख्स की निस्बत ज्यादा बाखबर हूं। आप जितनी खबरें तो मेरे पास नहीं होंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा मारूजी हालात का अंदाजा है। ये बुनियादी तौर पर आपने देखना ये है कि ये नशस्त थी किसकी, ये PMLN की नशस्त थी। वहां उन्हीं के उम्मीदवार 2018 के इंतखाब में जीते थे और पिछले कोई 10 इंतखाब में यहाँ से हमेशा मुस्लिम लीग नून ही कामयाब हुई। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात क्या है कि जी गवर्नमेंट पार्टी इलेक्शन क्यों हार रही है? बिल्कुल इसलिए कि गवर्नमेंट पार्टी ने अपने वो तमाम हरबे जो माजी में गवर्नमेंट पार्टी इस्तेमाल किया करती थी बाई इलेक्शंस में, कि पूरी की पूरी मशीनरी मैकेनिज्म लगाकर पूरी मशीनरी और उस पूरे सिस्टम को अपने साथ एंगेज करके मतलूबा नताइज हासिल किए जाते थे। आपने देखा कि ये इसका पॉजिटिव पहलू भी अगर आप डिस्कस करेंगी तो ये एनालिसिस बड़ा अच्छा होगा। देखिए, मैं बात बिल्कुल मैं देखिए जनरलाइज सवालात कर रही हूँ। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आपने अगर हुकूमती मशीनरी नहीं भी इस्तेमाल की, लेकिन ये तो पंजाब वज़ीर आला पंजाब का ये सूबा, यहाँ पर आप लोग कहते हैं हमारी ज़बरदस्त कारकर्दगी, वज़ीर आज़म बड़ी अहमियत देते हैं, आप लोग कहते हैं हमने बड़े काम करवाएं। अगर हम मशीनरी ना भी इस्तेमाल करें तो लोगों का एतमाद तो आप पर होना चाहिए, वो क्यों नहीं है? ये कौन सा जवाब है कि हम नहीं जीते? सुमैया, जो काम हो रहे हैं लोगों को पता है। अभी साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट बाकायदा फंक्शनल हो गया। साउथ पंजाब के 4.5 करोड़ लोगों को पहली बार 74 ईयर में ये मौका है कि अपने मसाइल अपने घर में हल करते हैं। इससे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या होगा? जहां तक हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम है, वो सब साउथ पंजाब के लोगों को पता है। खानेवाल भी उसी तरह मिला है। लेकिन चूंकि 2 फैक्टर्स, मैं भी एक एनालिसिस करूंगा। 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ये PMLN की सीट थी, रवायती तौर पर उनकी सीट रही, और आपने उस तरह से कभी मुदाखलत नहीं की किसी भी वाई इलेक्शन में जैसे माजी में होती थी। अब अगर ये सीट नून लीग हार जाती है तो कहा जाता है ये धांधली हुई है, हम ये इंतखाबी नताइज नहीं मानते, ये आरओ का इलेक्शन है,
ये धुंध आ गई थी, चूंकि अब पीएमएल ने जीत गई है, अब उनका बगले बजाने का हक बनता है, राइट बनता है। मैं उनकी जीत को तस्लीम करता हूँ, अपनी शिकस्त को मानता हूँ। चले, ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम शिकस्त को माना जा रहा है। यहाँ ज़ाहिर है आप लोग धांधली का शोर नहीं मचा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये हुकूमत के लिए ज़ाहिर एक बहुत ही, मैं समझती हूँ कि शर्मिंदगी की बात है। हम डस्का के इलेक्शन देखें, हम NA-133 देखें, चले वहाँ तो आप लोग थे ही नहीं, लेकिन आज खानेवाल देखें, उससे पहले के ज़िमनी इलेक्शन देखें, हम KPK देखें, हम बलूचिस्तान देखें, हम और पूरे मुल्क में देखें, सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है पंजाब से। चले मैं ज़रा मुबारकबाद दे दूँ और आपकी मुबारकबाद भी पहुँचा देती हूँ अली गौहर साहब को। अली गौहर साहब, बहुत शुक्रिया, ये बड़ी मुबारक हो आपको। वो कह रहे हैं नदीम कुरैशी साहब जी आपकी ही सीट थी, पहले भी आप जीतते आए, तो चलें आप ही को मुबारक हो सीट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, मैं कुरैशी साहब की बात सुन रहा था, इस पर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। पहली बात तो ये है कि इस सीट पर आपको पता है कि निशात डाहा साहब कामयाब हुए और उसके बाद उन्होंने फिर अपनी वफादारियां तब्दील की या उनसे वफादारियां तब्दील करवाई गई। एक तो पहले दिन से ही हमारा ये मौक़िफ़ है कि PTI ने पहले भी जो सीटें जीती हैं वो इन्होंने धांधली के जरिए जीती हैं और ये RTS सिस्टम के जरिए आए हैं। इनका मैंडेट नहीं है, ये अवाम का मैंडेट चुरा कर आए हैं। लेकिन अब ज़िमनी इंतखाब में कोई धांधली नहीं हो रही है। आपको ये एक्सपोज हुए डस्का के इलेक्शन में, जहां ये रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़े गए, जिसमें इनका प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व था, जिसमें इनका चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व था। फिर जिस तरह से कि इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ जजमेंट्स दी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दी, उन्होंने भी यही कहा कि ये लोग सर्टिफाइड वोट चोर हैं। लेकिन सर ये इस खानेवाल में आप लोग पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाते रहे कि जी वो लोगों के वोट खरीद रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए दे रहे हैं, हल्फ ले रहे हैं। वो जाहिर है, मतलब है कि आपको पता है ना कि पीपल्स पार्टी जो है वो मतलब है कि अपनी साख खो चुकी है और अब उनके पास और कोई चारा नहीं, चूंकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक बनता है कि वो कुछ ना कुछ फैसले है उनके लिए, फैसले है उनके लिए, फैसले है उनके लिए। जी राब्ता गालिबन हमारा मुनक़ता हुआ है। इमरान याकूब साहब, आपने कल खानेवाल के इलेक्शन को कैसे देखा? क्या आप कंपैरिजन कर रहे हैं तमाम ज़िमनी इलेक्शन का और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हुकूमत के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, हुकूमत के साथ हो ये रहा है कि वो अपना जो उसने बोया वो काट रही है। 85% से ज़्यादा ज़िमनी इलेक्शन में अपोजिशन जीती है। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जीत रही है, PTI हार रही है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि लोग महंगाई से तंग है। हुकूमत ने जो वादे किए थे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं हो सके। ना करप्शन खत्म हुई मुल्क में, ना करप्टों से लूटा पैसा वापस लाया जा सका, ना गरीब को कोई सहूलत मिली, ना 1 करोड़ नौकरियां मिली, ना 50 लाख घर मिले। तो मामला ये है कि हुकूमत ने जो कहा था वो कुछ पूरा नहीं हो सका। और सबसे बढ़ के ये कि गुड गवर्नेंस जिसकी बात की जाती थी वो तो कहीं नजर नहीं आई, अलबत्ता बैड गवर्नेंस का दौर हो रहा है। और शायद अगर ये सिर्फ गुड गवर्नेंस ही कर लेते तो आज इनको ये दिन ना देखना पड़ते। मैं पर्टिकुलरली खानेवाल की सीट के हवाले से अगर बात करूं तो इस बात को समझे, निशात डाहा साहब मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जीते, उसके बाद वो बागी ग्रुप में चले गए। उन्होंने जब वो गए, अब देखें मुस्लिम लीग नून की एक पॉलिसी है, उन्होंने पॉलिसी ये बनाई है कि अगर उनका कोई रुकन अगर फोत हो जाता है तो उसकी फैमिली में टिकट देते हैं। इस दफा उन्होंने ये तय किया कि क्योंकि निशात डाहा साहब ने बेवफाई की थी लिहाजा ये उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने उस आदमी को टिकट दिया जो पहले PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ा था। और देखिए, अच्छा, राना सलीम साहब जो है वो निशात डाहा के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे जी। अब देखिए, अगर आप वोटों का मामला देखें, वोटों का तनासुर देखें, ज़िमनी इलेक्शन और आम इलेक्शन का फर्क देखें तो आपको ये नजर आएगा कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट का जो वोट था वो तकरीबन इंटैक्ट रहा है। यानी कि मुस्लिम लीग नून ने वहाँ तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी अपना वोट बैंक जो था उसको लूज नहीं किया। ये सारी चीज़ें उस वक्त जाहिर होती हैं जब हुकूमत की कारकर्दगी से लोग खुश ना हो। इमरान खान साहब से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की शक्ल में जो उन्होंने वसीम अकरम प्लस पंजाब में
यहाँ पे लगाए, अपने मुंतखब किए वज़ीर आला पंजाब के तौर पे, तो वो शायद उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए। कुरैशी साहब ने अभी जितनी गुफ्तगू की उनका यही हक बनता है, वो यही बात करेंगे। अली गौहर साहब भी वही बात करेंगे जो इनकी जमात का मौक़िफ़ होगा। लेकिन मैं एक साफ़ी के तौर पे, एक तज़कियाकार के तौर पे ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जब तक हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू नहीं की जाएगी उस वक्त तक शायद हम सियासत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। और होता भी कुछ ऐसे ही है इमरान याकूब साहब, लोग समझदार हैं, लोग बाशऊर हैं, लोग पहले एतमाद करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि हमारे एतमाद पर पूरा नहीं उतरे तो लोग ज़ाहिर है फिर अपना एतमाद किसी और पर बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, कहीं और मूव हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। और ये पंजाब की जो सियासत है, ये वो सियासत है जो पूरे मुल्क में चलती है। जो शख्स पंजाब में हुकूमत बनाता है वो पूरे मुल्क में हुकूमत बनाता है, ये चीज़ सबको पता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है जो मैं नदीम कुरैशी साहब से पूछूंगी भी कि 2023 में क्या होगा फिर। अभी भी आपकी यहाँ पर इत्तेहादियों के साथ हुकूमत है, कोई दो तो अक्सरियत नहीं थी, लेकिन जो वोट आपने खोया है वो कैसे रिटेन करेंगे आप 2023 में। लेकिन पहले अली गौर साहब मेरे साथ दोबारा कनेक्ट हो गए तो उनका जवाब हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी अली साहब, आप कुछ फरमा रहे थे सर। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि देखिए इस वक्त यही वजह है कि अगर पीटीआई कामयाब, इस पर 13 इलेक्शन हो चुके हैं पूरे पंजाब में, जो अभी हालिया कुछ अर्सा पहले दिमनी इलेक्शन हुए थे, एक सीट पर ये हुए, इन 13 इलेक्शन में से सुमैया सूरत हाल ये है कि 12 इलेक्शन पीटीआई हारी है, 12 इलेक्शन, और 12 सीटों पर हम कामयाब हुए। आपने देखा कि केपीके, जिसको ये समझते अपना गढ़, और केपीके में भी वो एरिया जहां से कि खटक साहब का जो हल्का था वहां से भी ये सीट। तो यही वजह है कि असल में अगर ये पार्टी अवाम का मैंडेट लेकर आई होती तो आज मुल्क में। सर ये सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ। देखिए जनरल इलेक्शन में धांधली हुई आप लोग ये कहते हैं, लेकिन ज़िम्नी इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हो रही है, यहाँ पे ना मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, बिल्कुल फ्री फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसा ही है। देखिए बात ये है कि चूंकि ये डस्का के इलेक्शन में इन्होंने जो अटेम्प्ट की उसमें ये एक्सपोज हुए, और उसमें एक्सपोज होने के बाद आपने देखा कि NA 133 के इलेक्शन में ये टेक्निकल बुनियाद पर इलेक्शन से ही भाग गए, इन्होंने राह फरार अख्तियार की। हालांकि बच्चे को भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो उसको भी पता है तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा तो हल्के के अंदर से होते हैं। तो वहां पर इन्होंने जान के वो गलती की, चूंकि ये उस इलेक्शन से फरार चाहते थे। इनको गजब का अच्छी तरह से अंदाजा है, जो जिस तरीके से मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म है, जिस तरीके से नैब के जरिए सिर्फ ऑपोजिशन की विक्टिमाइजेशन की जा रही है, और मतलब है कि ऑपोजिशन को टारगेट करके है, उनके हाथ पांव बांध के, दूसरे अल्फाज में ये मुल्क के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, और नाजायज कब्जा इन्होंने किया हुआ है। तो इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि मुल्क में जमहूरियत है। अब इनके एक्सपोज होने के बाद जाहिर है कि ये अब थोड़े से मोहताज है, कहीं से फरार हो जाते हैं, कहीं से खामोश हो जाते हैं, और अब भी इनकी जो अददी अक्सरियत है, जिन बैसाखियों के ऊपर बैसाखियां भी अनकरीब अब गिरने वाली हैं। अच्छा। तो ये मैं समझता हूँ कि आपने देखा कि अवाम ने, तो ये बैसाखियां कैसे गिरने वाली हैं, किसको मिलने वाली हैं? हालांकि समिया, जो आदमी किसी सीट से फौत होता है, सीटिंग MNMP, लोगों की कुछ हमदर्दियां, लेकिन निशाद साहब के इस एक्ट को लोगों ने ना किया, और आपने देखें कि उनकी मिसेज जो है उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, पीटीआई की टिकट थी, तो आज अपना वोट भी उन्होंने जाया कर दिया। जी ज़ाहिर इंतखाबात की जो इलेक्शन कमीशन की जो ज़ाहिर ज़ाब्ता अखलाक होता है उसकी धज्जियां उड़ाई, वो भी अपना वोट दिखा दिया। ये भी एक धांधली का तरीका है। अच्छा, मतलब है कि वो चलें ये सारे जवाबात मैं ले लेती हूँ ना, सीक्रेसी वोट की काम रखनी है। सही है, बिल्कुल ये सीक्रेसी भी कायम रखनी होती है। सीक्रेसी तो कायम रखनी चाहिए, लेकिन इनके पास अगर जवाब नहीं है, इनके पास क्या जवाब होगा कि इसका क्या जवाब? सर जवाब लेते हैं ना, नदीम कुरैशी साहब बैठे हुए हैं ना, पंजाब से ही ताल्लुक है, उनसे पूछते हैं क्या जवाब है नदीम कुरैशी साहब के पास। नदीम साहब, महंगाई अपनी जगह है, करप्शन के आप लोगों के मामलात अपनी जगह हैं। आज भी शहजाद अकबर साहब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं जी इतने केसेस हैं, इतनी TTs हैं, इतनी मनी लॉन्ड्रिंग के सारे मामलात हैं, पैसा रिकवर नहीं होता है, अवाम वैसे ही रुल रहे हैं, गैस नहीं मिल रही है लोगों को, और फिर इंतखाबात में भी आप लोग हार रहे हैं। तो क्या जवाब है आपके पास? रियासत का एक पूरा मैकेनिज्म होता है, हर इदारे ने अपना अपना काम करना होता है, पार्लियामान ने अपना काम करना है, अदालतों ने अपना काम करना है, इन्वेस्टिगेटिंग इदारों ने अपना काम करना है।
अगर टीटीज का शहजाद अकबर साहब ने झूठ बोला है तो शहबाज शरीफ साहब एक आंसर बता दें कि उन्होंने कोई आंसर किया हो कि नहीं ये टीटीज मेरी नहीं है, या उन लोगों को डिसोन किया हो जिनकी ये टीटीज है, सारी जो रकमें उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। अच्छा, मैं तो ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, वल्लाह मैं कह रहा हूँ आपको, वल्लाह का मतलब होता है मैंने कसम खा लिया, मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है इस मुल्क में बेरूपी एक्सपोज हो, वो मैं हूँ या वो कोई और हो। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम सर, ये बेरूपियों को एक्सपोज करते करते आवाम की ऐसी की तैसी हो गई है। मेरी बात बताओ, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम उन तमाम को सपोर्ट करता है जो इस एग्जिस्टिंग सिस्टम को थाम कर खड़े हुए हैं। आप समेत सर, आप सब छोड़ देना, आप एक्सपोज भी कर रहे हैं, आप इन लोगों को सारा बता भी रहे हैं कि ये लोग चोर हैं, डाकू हैं। वोट कहाँ गया आपका? वोट कहाँ गया? आपने दो चीजें पूछी मुझसे कि जी 2023 के इंतखाब यकीनन गवर्नमेंट को चैलेंजेस हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि पूरी दुनिया के मौसमी हालात खराब हो, पाकिस्तान में उसका इफेक्ट हो। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, और आम आदमी महंगाई की वजह से वोट बैंक कम हुआ है आपका, आप समझते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहता कम हुआ है, यकीनन लोगों में एक बेचैनी है, लेकिन पैरेलल जो अच्छे काम हुए हमने वो भी देखने हैं। जितने तरक्याती काम पंजाब में इस टेन्योर में हुए, माजी में कभी नहीं हुए, वो तमाम। चलें जरा सर क्विकली मैं पूछ लूं इमरान याकूब साहब से, क्योंकि वो भी पंजाब में रहते हैं, वो मुझसे बेहतर बताएंगे। अलीगढ़ गौर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इमरान याकूब साहब जरा बताइएगा कितने काम हुए हैं जी पंजाब में, कितने तरक्याती काम हुए हैं मुस्लिम लीग नून के मुकाबले? देखिए, गुजारिश ये पंजाब में सूरत हाल जो है ना, नदीम कुरैशी साहब ने अभी कसम खा के एक बात की थी कि वल्लाह और वल्लाह का मतलब वाकई ये होता है कि अल्लाह की कसम आप कह रहे हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर वो अपने दिल पे हाथ रख के ये कह दें कि वो खुद अपने ही हुकूमत की कारकर्दगी से पंजाब में खुश हैं, उनका कारकुन खुश है, उनका वोटर खुश है, तो यकीन करें मैं यहाँ कहूँगा कि वाकई ही वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि नदीम कुरैशी साहब खुद भी अपने दिल पे हाथ रख के ये नहीं कह सकते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनका वोटर कौन है, उनका वोटर आवाम में से है, और आवाम इस वक्त क्या खुश हैं, तो इसका जवाब है नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर आप ये कहें कि जनाब हमने तरक्याती काम किए हैं, तो वो कहाँ हैं? अभी नज़र तो नहीं आ रहे। अगर नज़र आ रहे हैं तो लोग कहेंगे ठीक है आपने तरक्याती काम किए, लेकिन जितनी आपने महंगाई बढ़ा दी उसके बाद आवाम का देखो, किसी गरीब से किसी ने पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, उसने कहा जी 4 रोटियां। मामला ये है कि ये तरक्याती कामों को बड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन आवाम में एक परसेप्शन होता है। आज तक ये वो परसेप्शन, जब आवाम के पास 2 वक्त की रोटी नहीं होगी, उसके घर में चूल्हे ठंडे पड़े होंगे, उसके पास रोजगार नहीं होगा, तो उसको आपके तरक्याती कामों से भी कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त बात इमरान याकूब साहब ने की, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात ये कहते हैं कि अगले साल आपको गैस नहीं मिलेगी, इसलिए पेरिस तैयार हो जाएं। क्या कहा उन्होंने, ज़रा देखिएगा। है वो सब्सिडाइज्ड गैस है, और उसका बोझ 78% उन लोगों के ऊपर आ रहा है जो कि जिनके पास गैस नहीं है। वो एलपीजी के ऊपर है, या कोयले के ऊपर है, या वो और जो लकड़ी के ऊपर है, दीगर ज़राए के ऊपर है, उनके पास गैस नहीं है। और वो 78% लोग बड़े शहरों में रहने वाले 28% लोगों का बोझ उठा रहे हैं। ये इसका डेफिनेटली ये लंबा अर्सा नहीं चल सकेगा। गैस 9% हमारे यहाँ हर साल डिप्लीट हो रही है। पिछले साल 9% डिप्लीट हुई, इस साल फिर 9% डिप्लीट हो रही है, और उसके नतीजे में आपके पास चंद सालों में गैस नहीं रहेगी। और ख़ुसूसन ये जो बड़े शहरों में लोग जो बहुत सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, इनको अपनी आदतें जो हैं वो बार बदलनी होंगी, और हमें गैस का जो पूरा सिस्टम है उसको रिस्ट्रक्चर करना होगा। ये लोग जो शहरों में सस्ती गैस के आदी हो चुके हैं, उनको अपनी आदत तब्दील करनी होगी, क्योंकि अगले साल से गैस नहीं मिलेगी। ये खबरदार आपको किया जा रहा है। क्यों? इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान SSGC सलमान शहबाज अहमद साहब भी मौजूद होंगे, सलमान अहमद सिद्दीकी साहब, और एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ अरसलान अहमद भी मौजूद होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अभी ब्रेक पर जाने से पहले मैंने फवाद चौधरी साहब का बयान आपको सुनवाया, जिसमें वो कह रहे हैं अगले साल से आपको गैस नहीं मिलेगी। गैस
अभी से नहीं मिल रही है। फवाद चौधरी साहब, पूरे मुल्क में गैस की किल्लत का आवाम को सामना करना पड़ रहा है। 2.5 महीने के लिए CNG स्टेशन बंद किए गए ताकि घरेलू सार्फिन को गैस मिले। 2 महीने के लिए नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बंद किया गया ताकि घरेलू सार्फिन को गैस मिले, लेकिन घरेलू सार्फिन के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हमारे यहाँ कल रात से गैस नहीं है, ना घर में कोई काम हो सकता है, ना खाना बन सकता है। ऐसे लगता है कि ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। हम क्यों इस गैस बहरान का सामना कर रहे हैं? हमने कई सालों में ऐसे बहरान का सामना नहीं किया जैसा हम आज कर रहे हैं। इसकी बहुत सी टेक्निकल वजूहात हैं, बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जो आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होगा। आज मैं नाज़रीन उन वजूहात पे बात नहीं करूंगी जो मैं हमेशा बात करती हूँ। आज मैं सीधी सीधी बात करूंगी कि आखिर ऐसा क्या सूरत हाल है, ऐसी क्या वजह है कि हमारे घरों में गैस आ रही। हमारे साथ सलमान अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, अरसलान अहमद मौजूद हैं। दोनों हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। सलमान अहमद सिद्दीकी साहब, सर क्या मसला है? SSGC क्यों लोगों को गैस फराहम नहीं कर पा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने पहले अपने इंट्रो में क्या दिया कि आप तफसील में नहीं जाना चाहेंगे। अगर नहीं जाना चाहेंगे तो आवाम तक बात पहुंच नहीं पाएगी। अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे। सर मैं नहीं जाना चाहती, आप जा सकते हैं तफसील में। जी नहीं, आपने कहा शायद कि आप उसमें डायरेक्टली आप चाह रही हैं कि हम डायरेक्टली बताएं कि होना क्या है, लेकिन हुआ क्या है पहले से ये समझने की जरूरत है। देखिए, पहली सर्दियां नहीं है और ये हर साल सर्दियों में इशू, हमेशा ये ग्रेव इशू आता है। इस दफा डेफिनेटली ये ग्रेव ज्यादा हो गया है और इसकी वजूहात दो है मेन, जो मैं आपको पहले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ। सर इशू तो आता था, लेकिन इतना नहीं आता था कि हमारे चूल्हे ठंडे हो जाएं, पूरा दिन गैस ना आए। आप मुझे अगर अलाउ करेंगे तो आपको बता देता हूँ। देखिए, लास्ट ईयर जो मुझे गैस सप्लाई मेरे सिस्टम में आ रही थी ना, अगर वो सप्लाईज आ रही होती तो लास्ट ईयर वाला ही सिनेरियो होता, लेकिन इस साल वो सप्लाईज गिर चुकी हैं। ये हर साल फिनोमेना है कि जो गैस के कुएं होते हैं उनसे 8 to 10% प्रोडक्शन जो है वो लूज कर जाते हैं अपनी। जो प्रोडक्शन लूज करते हैं तो जो हमारी सप्लाईज है वो भी 8 to 10% गिरती है हर साल। जब सप्लाईज गिरती है और डिमांड अगर बढ़ रही है क्योंकि सिस्टम में सर आज आपकी सप्लाई कितनी है? हमारी सप्लाईज और डिमांड में इस वक्त 250 का फर्क आया हुआ है। अच्छा। अब ये देखिए कि हमारी जो 250 MMCF को हमें मेंटेन करना एक ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा चैलेंज है, और स्पेशली सर्दियों की वजह से भी आता है। ये नॉर्मली इतना सर्दियों में से पहले इतना नहीं होता, लेकिन जो विंटर आती है, आपको पता है आज क्वेटा में -5 है, और ये खाली क्वेटा में नहीं है। 250 MMCF को आप बैलेंस करने के लिए पहले क्या किया करते थे? इसको बैलेंस कैसे किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई को? देखिए, पहले ये इतना बड़ा गैप नहीं होता था, ये हमेशा 100-150 पे मैनेज हो जाता था। अब ये इसलिए बढ़ रहा है कि हमारी सप्लाईज कम हुई है, मैंने एक तो आपको बताया, दूसरी हमारी डिमांड बढ़ी है। अब डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई तो ये दो तरफ अलग अलग जा रहे हैं, यानी कि एक साथ नहीं है, ये वाइड हो रहा है गैप। तो इसको जब 125 से 250, 200 इस तरह से बढ़ता हुआ आगे जा रहा है तो सर हम उसके लिए इंतजाम करते हैं ना कि हमारे पास ज़ाहिर अगर सप्लाई बढ़ रही है तो हम उतनी हमें सप्लाई अपनी बढ़ानी होती है, तो हम उसकी वो डिमांड के साथ सप्लाई को बढ़ाते हैं। क्या उसके लिए हमने कोई काम नहीं किया इन 2-3 सालों में? देखिए, ये SSGC का डोमेन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्तकिल एनकरेज करती है, और वो जो उनकी कंपनीज है ENP कंपनीज, उनके थ्रू गैस एक्सप्लोरेशन होती है। वो SSGC तो उनसे गैस खरीदता है। अब वो कंपनीज जो हैं उनके पास तो मेजर डिस्कवरी नहीं आ रही, जैसे कि एक सुई का बहुत बड़ा जखीरा 1954 में एक्सप्लोर हुआ था, जो 70 ईयर्स तक उसने कंट्री को सर्व किया। उतना बड़ा एक्सप्लोरेशन हमारे पास नहीं हुआ। छोटे छोटे एक्सप्लोरेशन होते हैं, 10 MMCFD मिल जाएगी, कहीं से 20 मिल जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी हमें कैपेसिटी में एक्सप्लोरेशन नहीं हुई। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने LNG इंपोर्ट करी। LNG इंपोर्ट करने के बाद 2 टर्मिनल्स लगाए, 2 टर्मिनल्स की मजीद इस वक्त मनसूबाबंदी हो चुकी है। तो ये सारा इसलिए किया जा रहा है कि जितने मजीद LNG टर्मिनल्स होंगे उतने मजीद कार्गोज आएंगे, उसकी वजह से इम्पोर्टेड गैस ही होगा, बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए मिलेगी। हमारा सारा इन्हिसार इंपोर्ट पर है, इनकरेज किया जा रहा है और गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। लेकिन अच्छा, लेकिन ये फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं, इससे आप कितना करेंगे अग्री कि वो ठीक कह रहे हैं, अगले साल गैस नहीं मिलेगी? देखिए, वो एक तरह से निशानदेही कर रहे हैं कि हमने जो बेदरेज गैस का इस्तेमाल किया, आज से नहीं बरसों से इस्तेमाल किया। जब से हम सुनते चले आए कि जी गैस क्या तो जखीरा जिंदगी भर का है, तो ये हमारे पास खत्म होने वाली नहीं है। तो हमने सोच समझा नहीं इस चीज को। खातून खाना ने सुबह चूल्हा जलाया तो रात तक चलता ही रहा, ये सोच के कि जी गैस तो बहुत सस्ती है, माचिस महंगी है। जहाँ ये सोच हमारे परवान चढ़ी, इसकी वजह से गैस का बेदरेज इस्तेमाल हुआ, यानी कि इंडस्ट्री पे गई गैस, पावर सेक्टर में गई, CNG सेक्टर में गई, जो कि घरेलू यूज तक या कमर्शियल यूज तक। अभी अब आवाम को क्या कहेंगे सर, वो क्या करें?
CNG बंद है क्योंकि घरेलू सार्वजनिक गैस चाहिए थी, नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हुकूमत ने बंद किया क्योंकि घरेलू सार्वजनिक गैस चाहिए थी, उनको गैस नहीं मिल रही है, जो LPG सिलेंडर हैं वो महंगे हैं, ख़तरनाक भी हैं, अब वो करें क्या? आप क्या मशवरा देंगे? लकड़ियाँ जलाएं, वो क्या करें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आवाम में बेचैनी है, परेशानी है, लेकिन मैं एक चीज, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं बताऊंगा, एक सैंपल लेंगे किसी कॉलोनी का कि जी वहाँ 1000 घर है, मिसाल के तौर पे कोई एरिया है गुलशन इकबाल का, नॉर्थ नाज़िमाबाद का, अगर 1000 घर का सैंपल लेंगे तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम जो आ रही है ये 50 घरों में होगी। मैं आपको बहुत बसूस से कह रहा हूँ, क्योंकि वरना हमारे यहाँ पे लोग अगर 100 के 100 1000 के 1000 घर में होती तो यहाँ पे लोग आके बैठ चुके होते। सर, पूरे कराची में मुख्तलिफ मकामात पर धरना हो रहा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको मालूमात नहीं है कि पूरे इलाकों में गैस नहीं है सर, यह 1000 से 500 वाला मामला नहीं है, यहाँ इलाकों में गैस नहीं है। कराची के कई इलाके हैं जहाँ 2 दिन से गैस नहीं आ रही है, लोग धरना दे के बैठे हुए हैं, सड़कों पे एहतजाज हो रहा है। सर आप बिल्कुल ठीक करें। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जो गैस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं कि जो एरियाज मेन रोड से या हमारी लाइन से करीब है उनको गैस मिल रही है, लेकिन जो जैसे जैसे दूर होते जाते हैं, दरमियानी लेन तक पहुंचते हैं, तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है और पीछे की लेन तक प्रेशर बिल्कुल खत्म। और एक चीज और आपके नाज़रीन को प्लीज बताना चाहूंगा कि आजकल जो इस्तेमाल शुरू हो गया ना गैस कंप्रेशन डिवाइसेस, जिसे हम कंप्रेसर्स कहते हैं, एक तो ये बिल्कुल इलीगल है, इसकी सजा भी है, कैद भी है, जुर्माना भी है, और इससे धमाके भी हो रहे हैं और अभी कैजुअलिटीज भी हुई हैं। तो लोगों ने जब ये गैस के इक्विपमेंट्स लगा लिए हैं जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जब लोग परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, उनके घर में खाना नहीं बन रहा होता, तो लोग इस तरह के मुतबादिल पे जाते हैं। चले ठीक है सर, आपका पॉइंट आया, अपना इलाज कर लेते हैं, लेकिन वो 6 गलियां आगे 6 गलियां, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ हर इंसान अपने बारे में सोचता है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, जब लोगों को परेशानी होती है तो वो पहले अपने बारे में सोचते हैं, पूरे मोहल्ले के बारे में नहीं सोचते। अरसलान अहमद साहब, हम यहाँ पर बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, पूरा मुल्क एक एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, उसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं थी, हमारा सारा इन्हिसार इंपोर्ट पे चला गया, या फिर कोई और वजह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करूँगा, आपने मुझे प्रोग्राम में जो है दावत दी। बेसिकली सबसे पहले कोई अच्छी खबर है नहीं नाज़रीन के लिए। गैस के हवाले से आप दो तीन चीज़ों से मैं एग्री करता हूँ सलमान साहब की। और देखिए, मसला यही है गैस की, आप एक सवाल बार बार जो कर रही थी कि सार्फिन को करना क्या चाहिए इस वक्त, तो देखें इस वक्त कोई सोल्यूशन नहीं है। गैस कोई गवर्नमेंट अरेंज नहीं कर सकती कहीं से, ना इस विंटर्स में तो है ही नहीं बिल्कुल, ना अगली विंटर्स में भी मेरा जो है वो इसी किस्म की है, इससे कई ज़्यादा शॉर्टेज हमें फेस करना पड़ेगी। तो इसका सोल्यूशन 2-3 ही बचते हैं हमारे पास कि हम या तो जो है वो गैस सिलेंडर्स घर पे रखें विंटर्स में, या फिर जो है हम इलेक्ट्रिक जो है वो जो इंडक्शन जो चूल्हे होते हैं उसकी तरफ हम लोग। गैस सिलेंडर से जान को भी खतरा है, और इलेक्ट्रिक जाहिर बात है बिजली महंगी है, बिजली आती भी नहीं है, तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? नहीं, ये इसके अलावा सैडली कोई ऑप्शन नहीं है। बिजली में गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव ये दिया हुआ है कि आप अगर विंटर्स में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको जो रेट है वो सब्सिडाइज लगेगा, बट ऑल दो फिर भी वो काफ़ी महंगा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो आप लोकल गैस यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके साथ आप कुछ मुझसे नंबर्स का पूछना चाह रही थी कि ये डिमांड और ये प्रॉब्लम किसके एंड पे है एक्चुअली। तो देखिए, ये ब्लेंड है सारी चीज़ों का। मैं बहुत इजी करके अगर आपके नाजरीन को समझाना चाहूँ ना, तो देखिए विंटर्स में जो है ना हमारी जो गैस की डिमांड है वो तकरीबन 8 बिलियन क्यूबिक फीट हो जाती है, ठीक है। और हमारी जो खुद हमारी जो गैस हम जो हमारी स्टेट ओन कंपनी जो निकाल रही होती है वो तकरीबन 3.3 बिलियन क्यूबिक फीट है, ठीक है। तो जो ये गैप बीच का आता है वो ऑलमोस्ट 4.7 बिलियन क्यूबिक फीट का है। अच्छा, इसमें से गवर्नमेंट करती क्या है कि अभी हमारे पास कैपेसिटी है 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट LNG इंपोर्ट करने की, तो वो गवर्नमेंट इंपोर्ट कर लेती है, और तो वो भी अभी पूरी नहीं कर पा रही, तो हार्डली 1 बिलियन टू 1.1 बिलियन हो रहा है। तो ये मिला के जो हमारी सप्लाई है वो 4.3 टू 4.4 बिलियन क्यूबिक फीट हो जाती है, और जो हमारी डिमांड रहती है वो 8 बिलियन क्यूबिक फीट रहती है। तो विंटर्स में ये हमें प्रॉब्लम फेस करने की इसलिए आती है कि विंटर्स में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारी सप्लाई उतनी की उतनी रहती है। अच्छा, सप्लाई अब क्यों नहीं बढ़ रही? दूसरा आपका सवाल ये होगा कि सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट क्यों इंश्योर नहीं करी कि सप्लाई को एटलीस्ट विंटर में इंश्योर करा दे कि 8 बिलियन हो जाए। तो सप्लाई हो नहीं सकती, देखिए ना अभी हो सकती है ना अगले साल हो सकती है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपकी लोकल डिस्कवरीज नहीं हो रही। सबसे पहले हमारी जो लोकल गैस है वो डिप्लीट हो रही है एयर बाय 9% से,
तो ये सिचुएशन है कि वो फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं, जो अभी सलमान अहमद साहब कह रहे हैं, वो सब एक बात है, गैस नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, गैस नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया अरसलान अहमद साहब आपका भी, और सलमान अहमद सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन शब्बर जैदी जो कि साबिक चेयरमैन एफबीआर रह चुके हैं, वो कहते हैं कि मुल्क दिवालिया होने वाला है और ये जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है। अब होने क्या वाला है और ये क्यों हो रहा है और ये किसके इक़दाम थे, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मई 2019 से अप्रैल 2020 तक चेयरमैन एफबीआर के ओहदे बरा जमान रहने वाले शब्बर जैदी, जिन्होंने अपनी एक तकरीब में हालिया बयान में ये कहा कि मेरे हिसाब से मुल्क दिवालिया हो चुका। उसके बाद उन्होंने अपने ही बयान की तरदीद की और उन्होंने ये कहा कि मेरे बयान को गलत रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहूँगी, जो कि आप बहुत दफ़ा सुन चुके हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, ज़रा बयान सुनिएगा। जी, हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हम बात करेंगे माहिर मुआशरियात शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, शब्बर जैदी साहब जो कह रहे हैं आज, जिससे वो मुकर भी रहे हैं, वो सब कुछ और बहुत कुछ आप भी कह रहे हैं और भी माहिर मुआशरियात कह रहे हैं, किस तरफ जा रहा है? क्या वाकई हम बैंकरप्ट हो चुके हैं? देखिए, आपके सवाल के जवाब में पूरी जिम्मेदारी से ये मैं कहूँगा कि माजी में कभी भी पाकिस्तान ना दिवालिया हुआ और ना दिवालियापन के करीब पहुंचा, ना आज है। और मैं तो यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि आने वाले मुस्तकबिल में भी चंद बरसों में कोई इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब भी हो। मैं उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ आज भी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बैरूनी ममालिक पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार हैं। नंबर एक, IMF पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार है, उनके मामला तय हमारे साथ हो चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार है। बैरूनी जो सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं, हर माह सरमायाकारी आ रही है। ये हम क्यों भूल रहे हैं कि हमारे जो भाई हैं समंदर पर पाकिस्तानी, वो 30 अरब डॉलर से ज़्यादा सालाना रकूम पाकिस्तान में भेज रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से रेमिटेंसेस। ये हम क्यों भूल रहे हैं कि हमारे भाई जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए 2.5 अरब डॉलर यहाँ भेज चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा शरह सूद पर है, मगर ये सारा पैसा तो यहाँ आ रहा है। क्या हमें ये पता नहीं है कि अगले चंद रोज़ में IMF जो है, जो ठोक बजा के पैसे देता है, हमें 1 अरब डॉलर अगले चंद रोज में देने वाला है कर्जे की किस्त। सर, लेकिन शब्बर जैदी साहब का अगर आप ये कहते हैं कि ये बयान गैर जिम्मेदाराना है और वो ये कह रहे हैं कि मैंने इस तनाजुर में बात की कि जो मौजूदा करंट अकाउंट खसारा है, उस तनाजुर में मैंने ये बात की थी कि हम दिवालिया होने के करीब जा रहे हैं। नहीं, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो दिवालिया होने के करीब तो आप उस वक्त होते हैं जब आपको जो कुछ अदायगियाँ करनी है, कोई मुल्क आपको पैसे देने से मना कर दे, इदारे मना कर दें। अगर कितनी भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, अगर आपके दोस्त मुल्क ये कह रहे हैं कि हम आपको पैसा दिया है, देंगे और आइंदा भी देंगे। चीन तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है शाहिद साहब? जितना मैंने अभी आपने सुनाया है वो गलत है, वो गलत है। मैं आपको देखिए, मेरी बात को पहले मैं समझा दूँ। अब आप ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये सब ममालिक हमें पैसा दे रहे हैं, अब जो है CPEC, चाइना ने ये कहा है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के मिला के, उसने ये कहा कि हम पाकिस्तान को हर मुश्किल से निकालेंगे, इसलिए कि उनका अपना मुफाद भी है CPEC में। फिर हम ये क्यों भूल रहे हैं कि अगर इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र जो मैंने आपको बताई है, पिछले 27 वर्षों में 175 अरब डॉलर 175 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान से लोगों ने चोरी का जायज़ पैसा मार्केट से डॉलर खरीद के और उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करके बाहर भेज दिया। कितना है? 175 अरब डॉलर। और मेरे मुल्क पे आज जो कर्जा है वो सिर्फ 127 अरब डॉलर है। अगर आज हमें कानून बदल दें, एक मिसाल दे रहा हूँ कि जी जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं वो डॉलर मार्केट से खरीदे ज़रूर, मगर इलाज मालजे के अलावा और तालीम के अलावा पैसे बाहर नहीं भेजेंगे तो हमें तो कर्जे की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। और हम ये क्यों भूल रहे हैं कि समंदर पर जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उन्होंने बाहर 175 अरब डॉलर रखा हुआ। अगर हम सिर्फ एक कानून बना दें कि जो लोग मेंबरान पार्लियामेंट हैं जो बैंकों से कर्जे लेते हैं 5 लाख 10 लाख,
वो पाकिस्तान से बाहर पैसे नहीं रख सकते। यानी ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान की नेमतों से फायदा भी उठाएं, पैसा बाहर रखें, तो यहाँ तो फ्लड आ जाएगा। तो ये ऐसा कोई कानून आ जाए तो शायद चीज़ें बैलेंस हो जाए। सर आया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शाहजाद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि पंजाब में जो स्मोक है, जो धुंध की फ़ज़ा है, उसने ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। मोटरवेज़ बंद हो गई हैं, फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद हो गया है। हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या पहले भी इस तरह की फोग होती थी? क्या पहले भी हम ऐसी स्मोक की सूरत हाल का शिकार होते थे, या आज ये सूरत हाल ज़्यादा है? इससे बात करेंगे। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर एजाज अहमद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या वजह है ये इतना ज़्यादा पंजाब स्मोक का शिकार क्यों हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। असल में तो ये एक दिन का वो मसला है। तो हमारे यहाँ तकरीबन पिछले 10-12 सालों से जो है ये इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। और ना सिर्फ लाहौर बल्कि उसके जो शहर हैं उसमें भी अभी इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो सिचुएशन बहुत बुरी होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई है। इसके बहुत सारे जो बहुत से अवामिल हैं जिनकी वजूहात पहले भी हमने डिस्कस मुख्तलिफ जगहों पे की है। एक तो ये है कि जो हमारे व्हीकलर एमिशन है, जो गाड़ियां हैं, जो उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती जा रही है और ये जो स्मॉग है उसमें तकरीबन 45% हिस्सा जो है वो इनका होता है। दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रीज जो है उनके एफ्लुएंट्स हैं वो हवा में आते हैं, वो उसकी वजह से ये सारा सिलसिला जो है चल रहा है। इंडस्ट्रीज के जो कंट्रोल जो है उस तरह वो नहीं हो पा रहे। तीसरा एक इंडिया जो में भी बर्निंग काफी वो होती है, ये फसलों की इस वक्त जो है। ये तीनों फैक्टर्स हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये तीनों फैक्टर हैं जिसकी वजह से सब में बढ़ जाती है धुंध और लोगों की ज़िंदगी इस पर मफलूज होकर रह जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।